हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के दिसंबर में होने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए एक एक क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको थ्योरी और पेपर्स आपको डेली मिलते हैं। थ्योरी आपको जो थ्योरी वीडियोस मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड किए हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पर्सनल नोट्स बनाइए। पेपर्स तो ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए। खास जो है पैटर्न पर आधारित पेपर है, जो खास जो एग्ज़ाम्स में जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके से ध्यान में रख करके जो है क्वेश्चंस पेपर बनाए जाते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको सारा जो है सीटेट के पेपर्स मिलेंगे। आप बस हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ पेपर सॉल्व करिए। मैं जो फैक्ट्स बताऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो बातें आपको नहीं पता हैं बाई चांस उसका नोट्स बनाइए। अगर आप नए हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपका पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पेपर्स के माध्यम से आपको बताता भी जाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और क्या क्या जो है टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। तो इन केस आप अगर अलग से पढ़ भी रहे हैं तो आप उन चीज़ों को टॉपिक को ध्यान रखिए और उसके नोट्स भी बना सकते हैं। मेरे जो है बनाए हुए नोट्स जो मैं आपको थ्योरी दे रहा हूँ उसके भी आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो जो है आपका लाइक्स जो है हमें मोटिवेशन देता है। हम डेली आपको इसी प्रकार से वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। आज का जो वीडियो का टारगेट है मात्र केवल 10 लाइक्स का है। आपका लाइक्स जो है हमें मोटिवेशन देगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब ये देखिए, क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पेपर जब भी ऑफलाइन पेपर होगा तो ऑफलाइन पेपर जब भी सॉल्व करिएगा इस तरीके से लाइन खींचते हुए सॉल्व करिए। इससे क्या होता है, आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि क्या चीज़ें जो है मुझे उस पर फोकस करना है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया कि क्या प्राथमिक नियमों में शामिल है और नहीं ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, थॉर्नडाइक के नियम में जो है प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, वो है ऑप्शन देखिए, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम और तत्परता का नियम। अब देखिए, पहली चीज़ तो समझने की ज़रूरत है कि थॉर्नडाइक ने कौन सा जो है सिद्धांत दिया था। तो ये चीज़ आपको याद करनी है। एक कॉपी में जो है इसको नोट्स के तौर पे लिख सकते हैं। तो थॉर्नडाइक ने जो है नियम दिया था सीखने का नियम, याद रखना, सीखने का नियम दिया था। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अच्छा, सीखने के अलावा जो इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर सिद्धांत। ये भी क्या चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत आपसे एग्जाम में पूछेगा। ट्रायल एंड एरर्स जो है सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको आंसर देना है थॉर्नडाइक ने दिया था। अब चलिए, थॉर्नडाइक के सीखने का नियम प्रस्तुत किया था और सीखने के नियम के अंतर्गत इन्होंने जो है 3 सिद्धांत दिए थे। एक सिद्धांत दिया था अभ्यास का नियम, एक सिद्धांत दिया था प्रभाव का नियम, एक सिद्धांत दिया था तत्परता का नियम। जो साहचर्य स्थानांतरण का नियम है ये नहीं दिया था, याद रखिएगा। प्राथमिक नियमों के तहत इसे शामिल नहीं किया गया था। तो यहां पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जो गलत है। ठीक है। अच्छा, अभ्यास का नियम क्या कहता है? ये चीज गलत है यहाँ पे। तो अभ्यास का नियम क्या कहता है? थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब सीखता है तो अधिकतम जितना ज्यादा वो अभ्यास करेगा उतना ही अच्छा वो सीख पाएगा। यही चीज उन्होंने इस चीज के लिए समझाया था। ठीक है, अभ्यास के नियम में जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही ज्यादा हम किसी कार्य में कुशल हो गए। जैसे ही हम किसी चीज के लिए अभ्यास छोड़ देते हैं वैसे वैसे हमारा जो है सीखने का भी संबंध उससे कमजोर होने लगता है। ये चीज समझ गए होंगे। अच्छा, प्रभाव का नियम क्या होता है? कि प्रभाव का नियम का मतलब हम किसी के प्रभाव में आकर के, किसी के संपर्क में आकर के जो है हम सीखने का प्रयास करते हैं तो हमारा सीखना बेहतर हो जाता है। अगर हम किसी के अच्छे प्रभाव में आएंगे तो अच्छा सीखेंगे, गलत प्रभाव में आएंगे तो गलत सीखेंगे। तत्परता का नियम क्या होता है? तत्परता का नियम क्या होता है कि मतलब कार्य को करने में हम जितना तत्पर दिखाएंगे वो कार्य हम उतनी ही जल्दी से सीख जाएंगे। मतलब हमारा अगर इंटरेस्ट है उस कार्य के प्रति तो हम जल्दी से जो है उस कार्य को सीख सकते हैं। तो इसलिए तत्परता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ रेडिनेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस इसे कहेंगे। और इसे कहते हैं प्रभाव का नियम, जिसे कहते हैं रूल ऑफ इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे चीज़ समझ गए होंगे। पूरा क्लियर तरीके से समझाते हुए चलेंगे कि क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे कि सारी बातें आप गौर से सुनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षण का सूत्र नहीं है? यहाँ पे देखिए, शिक्षण सूत्र नहीं है। तो देखिए, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर और निगमन से आगमन की ओर। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षण सूत्र नहीं है मतलब जो है टीचिंग का तरीका नहीं होना चाहिए। आप खुद ही सोचिए, अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना जो है एक टीचिंग का नियम हो सकता है। क्योंकि जब आप पढ़ना कोई शुरू करते हैं, कोई भी बुक लेके आते हैं तो आप अनिश्चित में ही होते हैं, मतलब आपको कुछ नहीं आता।
फिर धीरे धीरे जैसे आप बुक पढ़ते हैं वैसे वैसे आप निश्चितता की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक तो सही है कि ये तो नियम होगा। उसके बाद दृश्य से अदृश्य की ओर, मतलब जो किताबें आपको दिख रही हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप समझ रहे हैं, पहले आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आप जो चीज़ें नहीं भी हैं किताब में लिखी हुई उन बातों को भी समझ जाएंगे। जैसे कि समझ लीजिए कि मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है ना, मूर्त से अमूर्त। मूर्त मतलब जो आपके सामने है, जो आप सामने देख पा रहे हैं वो मूर्त है, और जो कल्पना के परे, जो कल्पना पे है ना, जो इमेजिनेशन आधारित है, उसे अमूर्त कहते हैं। तो इसे समझ लीजिए मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। तो ये भी एक शिक्षण का सूत्र है। सरल से कठिन को, पहले जो चीज़ें आपको सरल तरीके से पहले सीखेंगे, फिर धीरे धीरे कठिनता की ओर जाएंगे। तो निगमन से आगमन की ओर ये शिक्षण का सूत्र नहीं माना जाता है। ऑप्शन डी है। एक एक क्वेश्चंस को डिकोड करेंगे, एक एक ऑप्शंस को डिकोड करेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो नए बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन जो पुराने होंगे, जो पहली बार नहीं दे रहे होंगे, इससे पहले दिए होंगे, तो इसको ये क्वेश्चन वो बच्चे कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण चक्र का जो है प्रथम जो है पद कौन सा होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये बच्चे क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। तो इस चीज़ को याद कर लीजिए और एक नोट्स में अपना जो है जो कॉपी बनाई है उसमें एक लिख लीजिए। तो शिक्षण जो चक्र होता है उसका प्रथम पद होता है योजना बनाना। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। अच्छा, योजना बनाना की जगह अगर दूसरा वर्ड लिख दें, यहाँ पे नियोजन शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि कई बार जो है नियोजन शब्द का भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो नियोजन शब्द को इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग। याद रखिएगा, योजना बनाना तो आप समझ गए होंगे, तो इसको कहेंगे प्लानिंग इसे। तो इंग्लिश टर्म को भी ध्यान रखिएगा। प्लानिंग के बाद आती है शिक्षण। ध्यान रखिएगा, प्रथम सोपान, प्रथम पद है प्लानिंग, दूसरा पद है शिक्षण, और तीसरा पद है जिसे प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेना कहते हैं, इसे तीसरा पद में रखेंगे। तो याद रखिएगा, नियोजन, फिर उसके बाद आती है टीचिंग, फिर उसके बाद आती है फीडबैक। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों जो है शिक्षण चक्र का जो है तीनों जो है पद हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खिलौनों की आयु कहा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। इस पे कंफ्यूजन वाली ये बात है कि देखिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उसके जो स्टेजेस बताए गए। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस तो आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक शैशवावस्था है, पहली जो की स्टेज हो गई। उसके बाद पूर्वावस्था जो है वो दूसरी स्टेज हो गई। तीसरा अवस्था जिसे कहते हैं बाल्यावस्था कहेंगे, उत्तर बाल्यावस्था, और चौथा है जिसे कहेंगे हम किशोरावस्था। यहाँ पे उपरोक्त में से सभी को हम मान लेते हैं किशोरावस्था। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझ गए होंगे। इन तीनों को बिल्कुल लाइन से लिख लीजिए। शैशवावस्था जो होती है ये खिलौने की आयु नहीं होती है, ये प्ले एज होती है। इसमें बच्चा खेलता है, अपने में ही खेलता रहता है, पैर उछालेगा। ये स्टेज होती है 0 से 2 वर्ष की। ठीक है, शैशवावस्था। इससे पहले की जो टाइम पीरियड होती है उसे कहते हैं इन्फेंसी। इससे पहले के वाला जो है टाइम पीरियड होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, उसे कहते हैं गर्भावस्था, जो कि 40 वीक का होता है। दूसरा है शैशवावस्था जिसे कहते हैं इन्फेंसी टाइम पीरियड, 0 से 2 वर्ष का होता है। उसके बाद जो होता है पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 शाखाओं में बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ पे चीज़ें समझ रहे होंगे। पूर्व बाल्यावस्था जिसे कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, और उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं जिसे लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड का मतलब है 2 से 6 वर्ष की बात हो रही है। तो बच्चा जो है खिलौने की आयु जो है ये पूर्व बाल्यावस्था में आता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो वाक्यों के निर्माण से इसे प्रारंभ किया जाना चाहिए, या शब्दों के निर्माण से, या फिर अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात हो रही है नई भाषा को सीखने की बात हो रही है। ठीक है, तो नई भाषा, आप खुद सोचिए कि आप नई भाषा को अगर सीखते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वह है अक्षर और शब्दों के बीच में जो है मध्यस्थ जो होता है, उन शब्दों अक्षरों का सही से यूज़ करना आना चाहिए। देखिए, नई भाषा जब आप सीखते हैं तो पहले वर्ड्स बहुत सारे सीख लेते हैं। कई बार होता है कि हमें वर्ड्स सारी पता है, लेकिन अगर हम उस वर्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहते, अक्षर और शब्दों के बीच में सही संबंध, जैसे मान लीजिए हमें कैट इंग्लिश हमने सीखी और इंग्लिश में हो इसकी मीनिंग है कैट। कैट मतलब बिल्ली होता है। अगर आपको शब्द और अक्षरों का सही क्रम नहीं पता, आप कैट को आपने टैक लिख दिया या फिर ATC लिख दिया, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका कोई मीनिंगफुल नहीं होगा। तो ये मध्यस्थ जो है साहचर्य, मध्य साहचर्य होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से पहले हमें पता होना चाहिए कि शब्दों को कैसे क्रम में होना चाहिए और किस तरीके से, और ABCD पहले याद होनी चाहिए। फिर क्रम से धीरे धीरे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट याद होना चाहिए। फिर धीरे धीरे जो है फोनिक वर्ड्स होना चाहिए, मैप, कैप, पैप,
इस तरीके के वर्ड्स जो है धीरे धीरे सीखना चाहिए, इस तरीके क्रमबद्ध होना चाहिए। तो अक्षर और शब्दों के बीच मध्य जो है साहचर्य से जो है हमें प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका टॉपिक मैं पूरा एक टॉपिक बनाऊंगा। मैं ऑलरेडी एक पहले भी बना चुका हूं, लेकिन मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊंगा। समावेशी कक्षा सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत भी कर देते हैं, क्योंकि ये बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्रों को शामिल किया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब पहली बात तो ये होना चाहिए कि जो नए बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि समावेशी कक्षा होती क्या है, इसका मतलब क्या है, तो देखिए मोटा मोटी तौर पे मैं आपको बताता हूं। पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो समावेशी कक्षा में किस प्रकार के जो है छात्रों को शामिल करना चाहिए हमें? सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, केवल विशिष्ट छात्र, बहुभाषी छात्र और प्रतिभाशाली छात्र। तो यहां पे देखिए समावेशी कक्षा का मतलब होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहें तो इंक्लूसिव जो है क्लासरूम जिसे कहते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम ऐसी क्लासरूम होती है जहां पे सभी परिवेश के मान लीजिए एक क्षेत्र के जो भी उस क्षेत्र में रहता है उस स्कूल में एडमिशन कराना चाहता हो तो उस स्कूल में पढ़ेगा। अब चाहे वो सामाजिक रूप से चाहे जैसा हो, चाहे वो भावनात्मक रूप से चाहे जैसा हो, जातिगत रूप से हो, चाहे वो इस नॉलेज में हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे पढ़ेंगे। अमीर गरीब भी पढ़ेंगे, है ना, सभी जाति के बच्चे पढ़ेंगे, है ना, सामाजिक रूप से जिनकी पहचान है वो भी बच्चे पढ़ेंगे, असामाजिक रूप से पहचान है वो भी उसमें पढ़ेंगे। तो समावेशी क्लासरूम यही होती है। तो ये क्लासरूम में जो है सामान्य और विशिष्ट छात्र इन सभी को शामिल करना चाहिए। ठीक है, सामान्य मतलब वो बच्चे जो सामान्य होते हैं, विशिष्ट मतलब वो बच्चे होते हैं जो प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, और वो बच्चे जो विकलांग हो सकते हैं, मानसिक रूप से थोड़े अक्षम हो सकते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, तो चाहे वो दृष्टि के रूप से हो, आंखों से दिखता कम हो, चाहे वो सुनाई कम होता है, इन सभी को जो है उसी क्लासरूम में पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे चीज़ें समझ के होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पे एक ही टर्म बस याद रखना है कि गणित संबंधी अक्षमता की बात कर रहा है, मतलब उस बच्चे को जो है गणित करने में, गणना करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे पठन दोष लिखा हुआ है या गणना दोष लिखा है, इसका आंसर सीधा ऑप्शन बी होगा। तो देखिए पठन दोष में जो है पढ़ने में दिक्कत होती है बच्चे को, और गणित संबंधी दोष में जो है गणना संबंधी दिक्कत, इसे कहते हैं डिसकैलकुलेरिया जिसे कहते हैं, याद रखिएगा, इसे कहते हैं डिसकैलकुलेरिया। ऐसे बच्चे को जो है गणना संबंधी दोष होता है, वो काउंटिंग नहीं कर पाता, जोड़ नहीं कर पाता है। उसे पूछा जाए कि 5 में से 2 गया तो कितना हुआ, आपके पास 5 टॉफियाँ थी, 3 टॉफी गई तो 2 कितनी बची, आपके पास 3 टॉफियाँ थी, 2 और मिल गई तो आपको कितनी टॉफी मिल गई। ऐसे चीज़ों की जो है गणना संबंधी उसमें जो है दिक्कत होती है। तो गणना संबंधी अधिगम अक्षमता को हम गणना दोष कहते हैं या फिर डिसकैलकुलेरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव, क्षमता निर्माण का अभाव और संवेदनशीलता। तो देखिए समावेशीकरण का मतलब है इंक्लूसिव क्लासरूम। अब इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब है कि वहाँ पे सभी विशिष्ट छात्र, सामान्य छात्र, सभी प्रकार के छात्र पढ़ेंगे। अमीर का बच्चा भी पढ़ेगा, गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा, हर जाति का बच्चा पढ़ेगा, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चा भी पढ़ेगा, आर्थिक रूप से संपन्न बच्चा भी पढ़ेगा, है ना। समावेशी क्लासरूम में क्या होता है, बच्चे का संपूर्ण विकास किया जाता है, उसका शारीरिक विकास भी किया जाता है, उसके नैतिक विकास भी किया जाता है, उसका मानसिक विकास भी किया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं समावेशी क्लासरूम में। तो इसका जो है सफलता का सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखिए जब क्लासरूम में सभी प्रकार के लोग हैं तो संवेदनशीलता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लासरूम में टीचर ही असंवेदनशील है, अगर समावेशी स्कूल तो है नाम भर का, लेकिन जो है प्रिंसिपल जो है असंवेदनशील है, वो बच्चों को जो है फीस, जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली जो है आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है एक न्यूज़ देखी होगी जो कि सोशल मीडिया में बड़ा फैल रहा है कि एक स्कूल वाले ने बच्चों ने स्कूल की फीस नहीं जमा करी तो उस बच्चे को स्कूल के मेन गेट के बाहर धूप में उसको बैठाल दिया ज़मीन में, है ना, और फीस के लिए एक वीडियो बनाया कि सब पेरेंट्स को, जो एक आमतौर पे स्कूलों में क्या होता है एक व्हाट्सअप का ग्रुप बना लेते, उसमें शेयर किया कि जो पेरेंट्स जो है फीस नहीं जमा करेंगे वो बच्चों को इसी तरीके से जो है वो करेंगे, है ना। तो ये जो असंवेदनशीलता का जो है एग्जाम्पल दिया गया, तो ये यहाँ पे फिट बैठता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा समावेशीकरण में की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति का, स्कूल का, टीचर का, अभिभावकों का, सभी का जो है संवेदनशील होना ज़रूरी है। अभिभावकों का होना क्यों ज़रूरी है? अब मान लीजिए
एक उच्च जाति का बच्चा बैठा हुआ है, उसके बगल में निम्न जाति का बच्चा बैठ रहा है और अभिभावक उस पर शिकायत कर रहा है कि मेरा बच्चा जो है यहाँ नहीं बैठेगा, मेरा बच्चा तो उस बच्चे के साथ बैठेगा। तो ये इस तरीके का होना नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए क्लासरूम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास का क्या अर्थ है यहाँ पे देखिए, तो विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज़ को समझ भी नहीं पा रहे होंगे। तो विकास का जो है, डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है कि मैच्योरिटी, परिपक्वता का मतलब है मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के फलस्वरूप जो परिवर्तन हमें आपने जो है शरीर में देखे। देखिए जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम जैसे जैसे मैच्योर होंगे, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम मैच्योर होते जाएंगे। हमारा शारीरिक शरीर भी मैच्योर होगा, मन भी मैच्योर होगा, और इसके साथ साथ हम जो एक्सपीरियंस गेन करेंगे उसके आधार पे हमारा जो है डेवलपमेंट होगा, और हमारे जो भी परिवर्तन होगी उसी की एक श्रृंखला को जो है हम विकास का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। याद रखिएगा, परिपक्वता और अनुभव को याद रखिएगा। यहाँ पे अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहा जाता है इंग्लिश में, तो विकास में मोटिवेशन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं फिर से बोलूंगा। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सी उपयोगी है? तो कौशलों का स्थानांतरण का मतलब है कौशलों का विकास। जो भी आपका मतलब कौशल, जो भी आपके पास जो है एक क्वालिटी है ना, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उसमें आपका जो है स्थानांतरण में कौन सा उपयोगी है? तो रेखीय अभिक्रम, शास्त्रीय अभिक्रम, या कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, और तैयारी और सर्जन नहीं है, सृजन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है 10वें का, तो 10वें का आंसर है कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य है, एक नियमित गति से चलता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, कौशल अंतरण एक नियमित गति से चलता है, और जो भी आपने सीख रखा है, पुराना जो भी आपने सीख रखा है या पहले आपने जो सीखा है, जो भी पहले का सीखा हुआ ज्ञान है, वो नए अगर ज्ञान में आपकी मदद करता है तो उसे कहते हैं सकारात्मक कौशल स्थानांतरण। ठीक है, याद रखिएगा, कौशल स्थानांतरण कितने प्रकार से हो सकता है? सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। इन तीनों को नोट कर लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं। कौशलों के स्थानांतरण का मतलब है कि सकारात्मक, नकारात्मक और क्या है, और मैंने क्या बताया? शून्य स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण का मतलब होता है जो भी आपने पहले से सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान में आपकी मदद करता है, नए सीखे हुए ज्ञान में मदद करता है, तो उसे कहेंगे सकारात्मक स्थानांतरण। अगर पहले का सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान में आपकी मदद नहीं करता है तो उसे कहते हैं नकारात्मक जो है ना, सॉरी, अगर मदद नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, ना नुकसान पहुंचाता है, ना हानि पहुंचा रहा है, ना फायदा पहुंचा रहा है, तो उसे कहते हैं शून्य स्थानांतरण। अगर जो है आपका पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए में जो है रुकावट पैदा करता है तो उसे कहते हैं नकारात्मक जो है स्थानांतरण। ये तीनों को जो है आपको लिखना होता है। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, यहाँ पे इसका आंसर होगा। ये तीनों पॉइंट आपको नोट करना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, बिल्कुल ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, और मैंने आपको सीधा इसलिए दे दिया कि कहीं हो सकता है कि कहीं इस बार एग्जाम में ये ना पूछा जाए। तो अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार, चिंतन, तर्क और अभिप्रेरणा। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है इसका, तो ये बल देता है बिहेवियर पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था पावलोव ने, पावलोव ने दिया था। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। व्यवहार जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में कहें तो बिहेवियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है जिसका दूसरा नाम है, तो वो से कहते हैं नैमित्तिक अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन और चिन्ह अनुबंधन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नैमित्तिक अनुबंधन कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है? ये एक सीखने की विधि है। इसमें सीखने के लिए पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग किया जाता है। इसमें सीखने के लिए पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस किस सिद्धांत के अंतर्गत पुरस्कार एवं दंड का उपयोग किया जाता है सीखने के लिए?
तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में इसका प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर यह जो सिद्धांत है मानसिक रोगियों के सीखने में मदद करता है, मानसिक रोगियों को सीखने में मदद करता है। आपसे ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें नोट करते जाइए। आप एक तरीके से एक कॉपी उठाइए और वन लाइनर टाइप का नोट्स बनाते जाइए, पूरा वन लाइन, उसको आगे पीछे मत करिए। पियाजे का कोई क्वेश्चन मिले तो ऐसा नहीं है कि पियाजे की जगह ही लिखना है, उसका एक पेपर बना दो, जो पियाजे में मिल जाए वही उसके नीचे है। उसके नीचे थॉर्नडाइक का मिल जाए तो थॉर्नडाइक का चीज़ें लिख दो, उसके नीचे बाइगोस्की का मिल रहा है तो बाइगोस्की का फैक्ट्स मिल रहा है तो बाइगोस्की का फैक्ट्स मिल। जिस तरीके से एक वन लाइनर टाइप की बुक्स होती है ना, उसमें सब कुछ लिखा होता है, तो उसी तरीके से आपको नोट्स भी बनाना है, ठीक है। यहाँ तक जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, मेरा यकीन करिए ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा समझ होती है। आपको सिर्फ आधा 45 मतलब 30-35-40 मिनट का वीडियो देखना होता है, उससे आपका पेपर पूरा जो है अच्छे से तैयार भी हो जाता है। यहाँ पे पूरे फैक्ट्स भी बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बस तैयार करते हुए चलना है। जो आपको थ्योरी वीडियोस मिले उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि थ्योरी भी समझना बहुत ज़रूरी होता है अगर थ्योरी नहीं पढ़ा तो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 10 लाइक्स का टारगेट है, तो उसको ज़रूर से ज़रूर जो है पूरा करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पाक जो है संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे ने, मैंने बताया था कि पियाजे से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। जो नए बच्चे होंगे उनको आइडिया नहीं होगा कि पियाजे नाम का व्यक्ति है क्या। पियाजे से समझ लीजिए 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक करा चुका हूं, वहां पे वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। पियाजे ने सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने जो है 4 जो है स्टेजेस दी थी विकास के, ठीक है, 4, जिसे कहते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज, प्री जो है ऑपरेशनल स्टेज जो है, इसको कहते हैं मूर्त जो है संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है पाक जो है संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, तो यहाँ पे जो है ये 0 से 2 वर्ष की अवधि है, फिर जो है 2 से जो है 6 वर्ष की या 7 वर्ष की अवधि है, फिर जो है 7 से जो है 12 वर्ष की अवधि है, ये 12 से प्लस की अवधि है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे शैशवावस्था वाली एज है, यहाँ पे जो है आपको मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जिसे कहते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी जो स्टेज है जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी स्टेज है जिसे कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों स्टेजेस के नाम आपको याद कर लेना है और उसका जो है वर्ष याद कर लेना है। तो इसकी अवधि 2 से 7 वर्ष की यहाँ पे दी हुई है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य परिपक्वन में से पहले जो है प्रशिक्षित करना प्रायः जो है, अगर व्यक्ति जो है सामान्य जो है, परिपक्व का मतलब होता है कि परिपक्व मतलब एक्सपीरियंस का होता है ना, तो सामान्य परिपक्वन से पहले जो है प्रशिक्षित करना जो है, परिपक्वन का मतलब होता है मैच्योरिटी, तो सामान्य मैच्योरिटी से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः जो है सामान्य प्रायः तो ऑप्शन है सामान्य कौशलों के निष्पादन के सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, परिपक्वन का मतलब होता है मैच्योरिटी, तो ऑप्शन है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, या दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक, ये इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो सामान्य परिपक्वन का मतलब होता है सामान्य रूप से जनरल जो है मैच्योरिटी की बात हो रही है, तो ये पहले प्रशिक्षित करना होता है कि ये लाभकारी भी हो सकता है या हानिकारी हो सकता है, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण जो है वो किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्तता, अधिगम और अस्थायी अधिगम और अभिप्रेरण। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है अभिप्रेरणा जिसे कहते हैं मोटिवेशन, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, ठीक है। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग जो है अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे टीचर को नहीं करना है, वो दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना, या दोहराना, या दृढ़तापूर्वक व्यवहार, या किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति
या संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो यहाँ पे जो एक टीचर होता है उसको विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति और में परिवर्तन लाने के लिए दबाव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, टीचर को ये बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यालय आधारित आकलन जो है ये शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये बाधा उत्पन्न कर रहा है विद्यालय आधारित आकलन, और या फिर परिचित वातावरण में अधिक सीखने के सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, या फिर यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे इस चीज़ को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सामान्य से ऑप्शंस दिए गए थे। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसे क्या करना जो है सबसे उचित होगा। तो मैंने आपसे बताया था कि ऐसी क्लासरूम कौन सी होती है, समावेशी क्लासरूम, जिसे कहते हैं इंक्लूसिव जो है क्लासरूम। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे जो है सामान्य बच्चों के साथ जो है शारीरिक विकलांग भी बच्चा बैठा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि पहिया वाली कुर्सी दे करके उसे हाल से जाने के लिए बच्चों के साथ मदद ले सकते हैं, या फिर शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही जो है गतिविधि कर सकते हैं। तो जो बच्चे असुविधाग्रस्त हैं वो क्लासरूम में ही इस तरीके की गतिविधियां कर सकते हैं, शारीरिक विकलांग है इसलिए। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ना कि मैदान में जाने के लिए आप उनकी वैशाखियों का प्रयोग करेंगे या फिर उनसे गाना गवाएंगे, ये सब चीज़ें नहीं होगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय में जो है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना, यहाँ पे एक समावेशी क्लासरूम है जहाँ पे जो है विद्यालय है जहाँ पे सभी बच्चे पढ़ते हैं। समावेशी स्कूल का मतलब है, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि जहाँ पे अमीर गरीब भी पढ़ता है, जहाँ पे विशिष्ट बालक भी पढ़ता है, सामान्य बालक भी पढ़ता है, प्रतिभाशाली बालक भी पढ़ता है, सामाजिक रूप से जो है कमज़ोर लोग भी पढ़ते हैं इस स्कूल में, है ना। तो इस स्कूल में, ऐसे स्कूल में क्या होता है कि ऐसे स्कूल में संपूर्ण विकास किया जाता है बच्चे के। संपूर्ण विकास का मतलब है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास, ये सभी विकास यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो समावेशी विद्यालय है, तो यहाँ पे जो है हर बच्चे की क्षमता अलग है, तो उसकी परवाह किए बिना बता रहा है, तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया भाई। क्लासरूम में अब मान लीजिए कोई शारीरिक रूप से अक्षम है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, या मानसिक रूप से कमज़ोर है, या उसे थोड़ा कम समझ में आता है, जल्दी नहीं समझ पाता, कमज़ोर है, तो उसकी परवाह तो हमें करनी पड़ेगी, उसके समझना पड़ेगा कि वो कैसे सीख सकता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है, विशेष रूप से सक्षम जो है कम चुनौती, तो यहाँ पे देखिए, या फिर विशेष रूप से योग्य देखिए यहाँ पे अंतर करता है विशेष रूप से। यहाँ पे जो है योग्य शिक्षार्थियों में अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है कि जो योग्य शिक्षार्थी है उनके रिजल्ट को अच्छा बनाना है हमें किसी तरीके से, या शिक्षार्थी की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। तो बिल्कुल सही है, जो बच्चे को शारीरिक कमजोरी है, जो शरीर से कमज़ोर है, उसकी चीज़ों को पहचानना होगा कि इस बच्चे को क्या दिक्कत है। जो मानसिक रूप से कमज़ोर है उसके बारे में अलग। अब जिस बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा उसको सबसे पीछे वाली क्लासरूम में मतलब पीछे वाली बेंच में बैठा लोगे तो वो सुन ही नहीं पाएगा। जिस बच्चे को देखने में दिक्कत है उसको सबसे पीछे बैठा लोगे, वो कैसे देखेगा बोर्ड, इसलिए उसको आगे। तो इस निर्योग्यता की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो मूल्यांकन हम क्यों करते हैं, किसी चीज़ का हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि ताकि हमें पता चल जाए कि हमने क्या सही किया है क्या गलत किया है, और जब हमें सही और गलत पता चल जाएगा तो हम आगे और बेहतर कर सकते हैं। तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बालकों की धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, या फिर जिन बालकों का उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, या अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या उत्पादक जो है जीवन जीने के लिए शिक्षा जो है किस सीमा तक जो है तैयार कर पाई है इसका पुष्टि पोषण करना। तो यहाँ पे जो सही आंसर है 20वें का वो है ऑप्शन सी, अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना है। हमारा काम है कि बच्चे को क्या कमियां हैं और फिर उसको पता लगाना और उसकी फिर पहचान करना तो है ही है, उसके बाद उसको जो है सुधारना हमारा मूल लक्ष्य होता है। ठीक है, एज अ टीचर। प्रतिभाशाली जो है शिक्षार्थियों को एक ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। भाई प्रतिभाशाली बच्चे हैं, IQ उनका अच्छा है, तो ऐसे बच्चों के लिए स्कूल ही बेहतर हो सकता है, क्योंकि स्कूल में बच्चे का जो है संपूर्ण विकास होता है। स्कूल में जो है भांति भांति टाइप के बच्चे आते हैं, इससे भी प्रतिभाशाली बच्चे से भी और कोई प्रतिभाशाली बच्चा होगा उसके संपर्क में आएगा तो उससे बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। बहुभाषी क्लास हो, बहु सांस्कृतिक बच्चे होते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है। तो उनका जो है एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षक के बिना जो है यहाँ पे हो रहा है,
अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे बन सकते हैं या अधिगम नियोग। तो इसका देखिए सही आंसर क्या है, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को जो है अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। प्रतिभाशाली बच्चे जो है अधिगम योग्य होते हैं, ठीक है, निर्योग्य नहीं होते, योग्य होते हैं, माफ कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो बच्चे को सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण है एक लंबे समय के लिए जो है निष्क्रिय रूप से सुनते रहना। बच्चे को सुनते रहिए और उसको बस कुछ मत बताइए, समझाइए ही मत। निरंतर जो है होमवर्क देते रहना, ये भी बिल्कुल गलत है। या सीखने वाले द्वारा जो है व्यक्तिगत कार्य दें, जो भी सिखा रहा है सिखाने वाले के द्वारा जो है व्यक्तिगत कार्य दे दें, उसके घर से उस बच्चे से उसके घर का कार्य कराना या पानी भरवा देना, इस तरीके कुछ भी स्कूल में हो सकता है कि यार जाओ जरा एक बोतल पानी ले आओ, जाओ जरा मेरी गाड़ी जो है साफ़ कर दो, इस तरीके का ये सब काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। शिक्षार्थियों को जो है कुछ ये छूट देना कि क्या सीखना है और उसे कैसे सीखना है, ठीक है, याद रखिएगा क्या सीखना है और कैसे सीखना है, इस पर छूट देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश 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 कहलाती है। तो यहाँ पे डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया जो है, डिस्फेजिया जो है, तो इसका देखिए सही आंसर क्या है। बहुत बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज होंगे। तो गतिक कौशल में निर्योग्यता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। गणन संबंधी जो है गणना संबंधी दिक्कत होती है, डिस्कैल्कुलिया होती है यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए होगा। डिस्फेजिया में जो है बच्चा निगलने में कठिनाई होती है, कुछ भी गटकने में, ड्रिंकिंग वाटर जो है कुछ भी पीने में दिक्कत होती है डिस्फेजिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम निर्योग्यता क्या होती है। तो अधिगम निर्योग्यता एक स्थिर अवस्था है, बल्कि नहीं, एक स्थिर अवस्था नहीं है, ये एक चर अवस्था है, याद रखिएगा। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था मानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। एक टीचर को जो है विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए। तो एक टीचर को जो है बच्चों ने जो कोई गलती कर दी उसको एक भयंकर भूल मानना चाहिए, तो बिल्कुल भी ये गलत है। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है ना, इसे सफलता का स्तर मानना चाहिए कि बच गया तो ये बहुत सफल होना चाहिए आगे, ये भी बिल्कुल भी गलत है। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तब उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे आंसर मिल जाता है ऑप्शन सी। तो एक टीचर का काम होता है कि जब आपने क्वेश्चन कोई पूछा है और बच्चा जो है आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है और आपको बातें बता रहा है, तो अगर वो गलत भी कर रहा है तो पहले उसकी बातों को सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए कि इसकी ये सब गड़बड़ी का क्या कारण हो सकता है, उसको कितना आता है। तो जब भी वो संप्रेषित कर रहा हो, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, जब वो बात करना होता है ना, जब बात कर रहा होता है तो उसे ठीक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि जो है अतुलोलुप पाठक है, वो अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त जो है बुक स्टॉल में मतलब लाइब्रेरी भी जाता है, वहाँ की बुक्स पढ़ता है, भिन्न भिन्न प्रकरणों की पुस्तकों को भी पढ़ता है। इतना ही नहीं, जो है राजेश जो है भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है, उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने टीचर और अभिभावकों के से कभी नहीं कहने की ज़रूरत होती है। मतलब वो सेल्फ मोटिवेटेड है, स्वयं से मोटिवेटेड। भाई अगर किसी को मुझे ये कहना पड़े चलो जाइए होमवर्क करिए, तो उसका मतलब है मुझे बाहर से उसे मोटिवेशन देना पड़ रहा है। अगर वो स्वयं से, उसे अपना एक टाइम पता है कि उसे किस टाइम पे जो है कार्य करना है, उसे किस टाइम पे जो है होमवर्क कराना है, किस टाइम पे होमवर्क करना है, किस टाइम पे खेलना है, किस टाइम पे जो है सोना है, उस चीज़ को पता है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा जो है स्वयं से मोटिवेटेड है और वो वास्तव में सीखने का आनंद भी ले रहा है यहाँ पे। और जो मोटिवेटेड हो, जो स्वयं से मोटिवेटेड होगा, सेल्फ मोटिवेटेड होगा, वो किसी भी कार्य को करने में बड़ा मज़ा लेता होगा, मज़े करता होगा उसको, क्योंकि वो चीज़ पसंद है, उसकी इंटरेस्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है देखिए, यहाँ पे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी यहाँ पे बताया गया, मतलब आंतरिक रूप से बोलता है इंटरनली रूप से मोटिवेटेड है यहाँ पे, ठीक है। आंतरिक रूप से इंटरनल और अभिप्रेरित मतलब मोटिवेटेड जो है स्टूडेंट जो है आंतरिक रूप से उसके अंदर से उसको आवाज़ आ रही कि भैया अब होमवर्क करना है, अब पढ़ाई करना है, अब ऐसे करना है, मुझे स्कूल में अच्छे नंबर लाना है, इस तरीके की चीज़ें उसकी चलती हैं, ठीक है। इस तरीके का बच्चा जो है प्रतिभाशाली बच्चे में ये गुण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वो व्यथित हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो कारण है, उनकी अपेक्षा को कम करना है, उनके साथ संबंध करना, व्यवस्था बनाना या अपनी शक्तियों का उपयोग करने। तो इसका जो कारण है वो है 27वें का जो है ऑप्शन डी, अपनी शक्तियों का उपयोग करना, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ये फिर से। बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहली बात तो आनुवांशिकता का मतलब होता है हेरेडिटी। हेरेडिटी का मतलब होता है कि जो गुण माता पिता से मिलने वाले जो गुण होते हैं वो उसके बच्चों में ट्रांसफर होना, बच्चों में जाना, इसी को कहा जाता है आनुवांशिकता। तो और वातावरण होता है कि जो जिस माहौल में रह रहा है बच्चा, जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण में बच्चे को सीखना। तो यहाँ पे जो है इसका जो सही आंसर है वो समवयस्कों और पिक जेंस का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। तो ये योगात्मक नहीं होता है बल्कि जो है ये योगात्मक नहीं होता बल्कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल होगा। आनुवांशिकता किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का दोनों का परस्पर जो है योगदान होता है। परस्पर अंतःक्रिया से ही किसी बच्चे का डेवलपमेंट होता है। अगर एक कमज़ोर है और एक बेहतर करने की कोशिश भी की जा रही है तो भी जो है पूरे चांसेस है कि बच्चे का जो है डेवलपमेंट थोड़ा सा कम हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन है, समाजीकरण क्या है? तो यहाँ पे समाजीकरण मैंने पहले बताया था, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध या समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलता या सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो यहाँ पे समाज के जो मानदंड होते हैं उसमें जो है अनुकूलता होनी चाहिए। समाजीकरण यही है, समाज के नियमों के बनाए हुए नियमों के साथ चलना ही हमारा मूल उद्देश्य होता है एक व्यक्ति का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 30 क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है। तो प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? तो प्राथमिक विद्यालय में बालकों के बच्चों के जो है के लिए वीडियो अनुरूपण या प्रदर्शन या स्वयं के द्वारा किया गया है। देखिए बच्चा जब स्वयं से कोई कार्य करता है, सेल्फ मोटिवेटेड होकर करता हो या चाहे जैसे करता हो लेकिन स्वयं से करता हो, है ना, वो अपने हाथों का प्रयोग करता हो, तो उससे क्या होता है उसका सीखने का जो है उसका जो प्रक्रिया होती है वो और बेहतर हो जाती है। याद रखिएगा उसके सीखने की प्रक्रिया और बेहतर हो जाती है। तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो है बालकों को बेहतर बनाता है। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आज का जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, 10 लाइक्स का टारगेट है सिर्फ केवल, और शेयर करिएगा दोस्तों से, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो है आपको नेक्स्ट जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।